अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को देखा था। उसमें हम लोग डी ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को भी देखे थे। हाइवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखना भी सीखे थे, राइट। अब आइए आज की लेक्चर में हम लोग डी फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रुक्टोज, डी माइनस फ्रुक्टोज। तो यहाँ पे ये डी मतलब कैपिटल डी कन्फिग्रेशन है और माइनस करने का मतलब लेवोरोटेटरी। जैसे डी ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, जबकि डी फ्रुक्टोज लेवोरोटेटरी है, राइट। तो पहले हम लोग इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और फिर इसके भी दो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होंगे। कैसे डिराइव होगा उस ओपन चेन स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर को, ये भी देखते हैं। तो एक लाइन लिख भी लीजिए, डी फ्रुक्टोज exists in three forms. One ओपन चेन या एसाइक्लिक कह सकते हो, एंड टू साइक्लिक। तो ओपन चेन वाली स्ट्रक्चर तो आपने देखा भी था, उसी स्ट्रक्चर को फिर से लिख देते हैं। तो ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर हुआ डी फ्रुक्टोज का। नंबर कर दीजिए, कीटोनिक ग्रुप यहाँ है, तो ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, इसको लिख लीजिए डी माइनस फ्रुक्टोज। फॉर्मूला वही है जो ग्लूकोज का होता था, C6H12O6, राइट। अब देखो, अल्कोहल है, कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन अल्कोहल से रिएक्ट करता था। अगर एक मॉलिक्यूल अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो हेमी एसिड, ग्लूकोज वाले स्ट्रक्चर में भी देखे थे। तो यहां से ये आया, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया, ये खुला। तो अब आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल गया। देखो यहाँ O माइनस आया और ये न्यूट्रल ऑक्सीजन था, O पे प्लस था, यहाँ से H प्लस निकला और H प्लस यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? OH में। तो यहाँ लिख दिया COH, ये OH हुआ और एक ग्रुप क्या था यहाँ, CH2OH, तो इसको लिख लो CH2OH, CH2OH, and then HOH। सेकेंड कार्बन तो यही था, फर्स्ट ये था तो CH2OH, सेकेंड कार्बन ये था और थर्ड से बाकी उतारिए, HOH, H, O, CH2OH। तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिला। अब आओ,
जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है इसमें देखो कायरल कार्बन्स कितने हैं। तो एक यहाँ कायरल कार्बन हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ। तो यह भी एक क्वेश्चन आपको हो सकता है कि डीप फ्रुक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन की संख्या कितनी है। तो आंसर हो गया 3। अब आओ साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखो, नंबर भी कर लो, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब देखो ये जो सेकंड कार्बन था यहाँ पे तो ये एक कायरल था, क्योंकि ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। अब यहाँ इसको देखो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, OH है, CH2OH है, ये OR, और ये क्या हो गया, C से लिंक्ड है। तो चारों ग्रुप डिफरेंट, तो अब ये भी आपका C स्टार हो गया। तो इस फॉर्म में C स्टार, साइक्लिक फॉर्म में C स्टार 1 2 3 4, तो C स्टार इक्वल्स टू 4। अब है कि इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे। तो पहली बात ये भी है क्या, देखो तो इस कार्बन पे एक OH आया है और दूसरा ये ग्रुप को देखो OR, O से कार्बन लिंक्ड है, तो OH हुआ और OR हुआ, मतलब हेमी एसिटल हुआ। सेम कार्बन पे OH और OR, तो हेमी एसिटल। आप ये भी देख लोगे, हो सकता देख लोगे कि सर ये भी तो CH2OH है, बट ये इस कार्बन से क्या लिंक्ड है, OH या CH2। तो कार्बन से तो कार्बन लिंक्ड है, तो इस कार्बन पे आप कहेंगे कि एक OH है और एक OR है, इसीलिए इसको आप कहेंगे साइक्लिक हेमी एसिटल, राइट। तो ये साइक्लिक हेमी एसिटल हुआ। और अब देखो ये जो फर्स्ट कायरल कार्बन हुआ वो आपका इस कंपाउंड का सेकंड कार्बन है, और इस फर्स्ट कायरल कार्बन पे OH राइटवर्ड है। तो जब फर्स्ट कायरल कार्बन पे OH राइटवर्ड है तब इसको कौन सा फॉर्म बोलोगे, अल्फा फॉर्म। तो अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज या D माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज, फ्रुक्टोफ्यूरानोज। अब यहां फ्रुक्टोफ्यूरानोज लिख दिए हैं। फ्यूरान का मतलब आप जानते हो 5 मेंबर रिंग, और OSC कार्बोहाइड्रेट का सफिक्स है। तो यहां देख लो 1 2 3 4, बीच में एक ऑक्सीजन आया, तो 5 मेंबर की रिंग बनी। फ्रुक्टो लिखा है फ्रुक्टोज के लिए, फ्रुक्टोज का साइक्लिक फॉर्म है, 5 मेंबर रिंग है, दैट्स वाई इसका नाम या तो अल्फा डी फ्रुक्टोज भी पढ़ सकते या अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। साइक्लिक फॉर्म है, 5 मेंबर का रिंग है, तो फ्यूरानोज। 6 मेंबर का था डी ग्लूकोज में, तो उसको कहते थे पायरानोज। पायरान 6 मेंबर ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग का नाम था, राइट। और अब देखो जब ये कायरल कार्बन नया जनरेट हुआ तो इस पे R कन्फिग्रेशन भी होगा और S कन्फिग्रेशन भी होगा, राइट। तो यहां जो भी हम लोगों ने लिखा है OH को राइटवर्ड, CH2OH लेफ्टवर्ड, तो यहाँ पे कोई एक कन्फिग्रेशन होगा। अब यहाँ अगर कन्फिग्रेशन हम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे कन्फिग्रेशन चेंज होगा और बाकी सारे तो एज इट इज रहेंगे, तो यहाँ कन्फिग्रेशन चेंज करने के लिए इस दो ग्रुप को आपस में एक्सचेंज कर दो। और चूंकि किसी भी C स्टार पे एनी टू ग्रुप ऑड नंबर ऑफ टाइम आप एक्सचेंज करोगे, एक बार एक्सचेंज करोगे तो कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता था। तो जस्ट यहाँ पे उसको उतार लो, तो यहां से क्या हो गया, CH2OH, OH, OHH, HOH, H, O, CH2OH। इस फॉर्म को क्या बोलोगे, यही आपका नंबर कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6, यही फर्स्ट कायरल कार्बन है। और फर्स्ट कायरल कार्बन पे OH लेफ्टवर्ड है, तो इसको क्या बोलोगे, बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज।
फ्रुक्टोफ्यूरानोज। फ्यूरानोज, फ्यूरानोज क्यों, ये तो अभी समझा दिया था। अब आओ इस फॉर्म में भी अगर कायरल कार्बन पूछा जाए तो 1 2 3 4, मतलब डी फ्रुक्टोज के जो साइक्लिक फॉर्म्स होंगे उसमें कायरल कार्बन की संख्या हो जाएगी 4, तो सी स्टार इक्वल्स टू 4। तो ये हम लोगों ने ग्लूकोज के दो साइक्लिक फॉर्म्स को, फ्रुक्टोज के दो साइक्लिक फॉर्म्स को देखा, अल्फा डी फ्रुक्टोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर को भी देखा, डी फ्रुक्टोज। अब आओ इसी का हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं। हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तो साइक्लिक फॉर्म के लिए हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखते थे। रिंग कितने मेंबर का है, 5 मेंबर, तो आप 5 मेंबर का एक रिंग बना लीजिए, ऑक्सीजन को टॉप पे रख लीजिए और 5 मेंबर रिंग बनाइए। 5 मेंबर रिंग अपना बन गया, ऑक्सीजन टॉप पे आ गया। अब आइए पहले इसी का लिखते हैं। यहाँ रिंग में पहला कार्बन जो इस ऑक्सीजन से लिंक्ड है वो है C2, और इस C2 पे यही कार्बन आपका यहाँ C2 हो गया, राइट। C2 पे देखो OH राइटवर्ड है और CH2OH लेफ्टवर्ड है, तो जो ग्रुप फीचर प्रोजेक्शन में राइटवर्ड होता था हैवर्थ प्रोजेक्शन में डाउनवर्ड, और जो लेफ्टवर्ड होता था उसको हैवर्थ प्रोजेक्शन में अपवर्ड। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे हो गया ये OH और ये हो गया CH2OH। C2 का अरेंजमेंट हो गया। अब आओ C3 पे, H राइटवर्ड है, OH लेफ्टवर्ड है, तो H राइटवर्ड हुआ, मतलब H नीचे और OH ऊपर। C4 पे आओ, OH राइटवर्ड है, H लेफ्टवर्ड है, तो OH नीचे H ऊपर। अब आओ लास्ट कायरल कार्बन, वर्टिकल लाइन के बॉटम में CH2OH है, तो वो तो ऑलवेज अपवर्ड, तो यहां पे लिख लो CH2OH, और यहां क्या आ गया H, एक H भी था। तो यही हो गया हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, किसका, अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज का। तो इस फॉर्म को नाम भी लिख दो, अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, राइट। अब आपको बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज का ड्रॉ करना है, तो उसको आप खुद से कर लो। देखो तो इस दोनों में डिफरेंस सिर्फ फर्स्ट कायरल कार्बन पे है, कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस, और फर्स्ट कायरल कार्बन इन दोनों का कौन सा है, C2। तो C2 में ग्रुप्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस है, C2 पे ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफर किया है, बाकी सभी दूसरे कार्बन पे सेम है। तो आप इसको अगर नंबर करते तो ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था, ये C4 था, ये C5 था, और ये क्या था, C6। तो जब बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो बस C2 पे OH ऊपर कर देंगे और CH2OH को नीचे कर देंगे। इतना काम कर लोगे कि मैं ही कर दूं? लो मैं ही कर देता हूं। यहां पे OH ऊपर, CH2OH नीचे, बाकी हर जगह सेम, OH ऊपर H नीचे, ये OH लिखा है, यहां पे H ऊपर OH नीचे, यहां पे H नीचे CH2OH ऊपर। नंबर भी कर लो, ये C1 C2 C3 C4 C5 C6, राइट। और इस फॉर्म को क्या बोल दोगे,
बीटा डी फ्रुक्टो, बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज, बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज, राइट। अब देखो, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग आपको अब यही साइक्लिक फॉर्म दे देता और पूछता रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। तो वैसे तो आपने सीखा हुआ है कि जो भी मोनोसैचराइड्स हैं सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स थे, राइट। लेकिन फिर भी आप सपोज इसको नहीं याद रख पाए, तो अब यहां से आपको स्ट्रक्चर लिख करके पूछ दिया कि ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, तो उसको चेक करने का तरीका था कि चेक करो कि कहां पे हेमी एसिटल आया है। तो हेमी एसिटल के लिए चेक करो, जैसे C2 है तो C2 पे देखो, C2 पे ये आपका एक ग्रुप OH हो गया और दूसरा ग्रुप ये OR हो गया, O से C लिंक्ड है तो OR, तो C2 पे हेमी एसिटल है, राइट। अब क्या बतलाए थे कि आप इसको डोनेट कर लो और ये आपका खुल जाएगा। तो जब डोनेट करोगे लोन पेयर O पे प्लस आएगा, यहां से H प्लस निकलेगा, C डबल बॉन्ड O, कीटोनिक ग्रुप। यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है आपके पास, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोनिक ग्रुप। तो ये कीटोनिक ग्रुप हुआ और इस कार्बन से ये नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन हुआ, राइट। और अल्फा कार्बन पे देखो आप क्या आया है, OH, ये कीटोनिक ग्रुप का कार्बन, नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे क्या आया है, OH, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया। और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के लिए टॉलेंस, फेहलिंग या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट ये सभी कैसे होते थे, पॉजिटिव, राइट। तो आपको पता चल गया कि यहां से ये रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरे साइट्स पे भी चेक कर लो, जैसे मान लो C5 पे तुम चेक करते, तो C5 पे देखो OR तो है, OR, लेकिन OH नहीं है। तो यहाँ हेमी एसिटल या एसिटल कुछ नहीं है। यहाँ भी C4 पे OH है, OR नहीं है। C3 पे भी OH है, OR नहीं है। तो बाकी जगह पे तो ये रिड्यूसिंग शुगर है ही नहीं। हाँ, कहां पे रिड्यूसिंग शुगर है, एट C2, राइट। सिमिलरली इसमें चेक कर लोगे, वही C2 पे ही है, OH है, OR है, तो ये डोनेट करता, ये खुलता, कीटोनिक ग्रुप आता। और यहाँ अल्फा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आया है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के लिए टॉलेंस, फेहलिंग, बेनेडिक्ट ये सारे टेस्ट पॉजिटिव होते हैं। तो अब आप डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज, डी ग्लूकोज तो पिछले क्लास में ही देखे थे, डी फ्रुक्टोज के भी ए साइक्लिक, साइक्लिक और हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये सारे को बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। ओके, अब बात की जाएगी डाइसैचराइड्स के स्ट्रक्चर की। मोनोसैचराइड्स का देखा, तो यहां लिख लो डाइसैचराइड्स। अब डाइसैचराइड्स आप जान गए हो कि डाइसैचराइड्स किसको कहते हैं, जिसका हाइड्रोलिसिस कराने पे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड और इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, देन इट गिव्स 2 यूनिट्स ऑफ ईदर सेम मोनोसैचराइड और डिफरेंट मोनोसैचराइड। तो डाइसैचराइड वो हुए, नाम ही है डाइसैचराइड, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे 2 यूनिट्स मोनोसैचराइड मिलेगा। वो मोनोसैचराइड्स दोनों सेम कंपाउंड हो सकते हैं या दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, राइट। तो देखो, पहला हम लोग लेंगे सुक्रोज। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराते थे H3O+, तो क्या मिलता था, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से आपको ये मिलता था, पहले तो हम लोग कहते थे कि डी ग्लूकोज प्लस डी फ्रुक्टोज, जो
क्योंकि हम लोग अल्फा और बीटा फॉर्म्स के बारे में नहीं जानते थे। अब मोर स्पेसिफिक हम लोग ये कहेंगे कि सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से 1 यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज प्लस 1 यूनिट बीटा डी फ्रुक्टोज। सुक्रोज की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको पता है, C12H22O11, ये है इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनका भी पता है, C6H12O6, इसका भी पता है C6H12O6। तो सुक्रोज की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये था, इन दोनों का ये है। इन दोनों को जरा ऐड करो तो C12 आएगा, हाइड्रोजन यहाँ 12 यहाँ 12, H24 हुआ, ऑक्सीजन यहाँ 6 यहाँ भी 6, तो क्या आ गया C12H24O12। अब इससे कंपेयर करो, तो इससे कंपेयर करने पे C12 तो है दोनों जगह, यहाँ H22 है यहाँ H24 है, तो 2 हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है, यहाँ O11 है और यहाँ O12 है, एक ऑक्सीजन ज्यादा है। मतलब क्या समझे, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के हेल्प से तोड़ना। तो इनफैक्ट आपने क्या देखा कि यहां वाटर ऐड करके इसको तोड़ दिए तो मिल गया आपको अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज, यही ना। तो उसको अब रिवर्स करो, अगर इन दोनों से हम वाटर निकाल लें, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज से वाटर निकाल लें और ज्वाइन कर दें, तब हमें क्या मिल जाएगा, सुक्रोज का स्ट्रक्चर, राइट। तो अब आओ अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को लिखा जाए, बीटा डी फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को लिखा जाए और वाटर निकाल के दिखाते हैं कि क्या मिलेगा सुक्रोज का स्ट्रक्चर। तो अल्फा डी ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग था, अल्फा फॉर्म था, HOH OHH 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 HCH2OH। ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, अल्फा डी ग्लूकोज का। बीटा डी फ्रुक्टोज लिख रहा मैं, 5 मेंबर रिंग था, 5 मेंबर रिंग बनाया। बीटा फॉर्म है OH CH2OH OH H OH H H CH2OH। नंबर भी कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। यहां नाम लिख दो, बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। अब देखो यहां OH है फर्स्ट कार्बन पे, यहां सेकंड कार्बन पे OH है, तो यहीं से आपका ये वाटर निकल गया, एक का OH दूसरे का H, वाटर निकल गया तो एक ऑक्सीजन बचा, और अल्फा डी ग्लूकोज का C1 बीटा डी फ्रुक्टोज के C2 से ज्वाइन हो गया, बीच में एक ऑक्सीजन रहेगा, राइट। उस लिंकेज को कहते हैं ऑक्साइड लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
दो यूनिट्स मोनोसैचराइड के ऑक्सीजन से ज्वाइन हुए तो उस बॉन्ड को क्या बोलोगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो चलो यहां से हमने वाटर निकाल दिया, माइनस वाटर, और ये देखो सुक्रोज का स्ट्रक्चर चला आया। ये ऑक्सीजन दे दिया, यहां से OH, यहां से OH, एक का OH एक का H निकाल दिया, एक ऑक्सीजन बच गया। ये अपना कौन सा कार्बन है? C2, तो इसको C2 लिख दिया। C2 पे और कौन सा ग्रुप लगा हुआ था? ऊपर OH था, OH का तो ये वो लिख दिया, और यहाँ क्या था? CH2OH, तो आप यहाँ CH2OH लिख लो, CH2OH। थर्ड पे आओ, OHH। फोर्थ पे आओ, OHH। फिफ्थ पे आओ, H, CH2OH। तो ये हो गया C1, C2, C3, C4, C5, C6। अब यहां देखो OH तो नीचे था तो ये ऑक्सीजन लिखा, H ऊपर है तो H को लिख दो H। बाकी C2, C3, C4 ग्रुप्स को दिखा दो, वहीं से उतार देना है। HOH, OHH, OHH, H, CH2OH। नंबर भी कर दो, C1, C2, C3, C4, C5, C6। राइट? यहां भी नंबरिंग हो गई, यहां भी हो गई। अब देखो यही अल्फा डी ग्लूकोज का C1 बीटा डी ग्लूकोज के C2 से इस ऑक्साइड लिंकेज से लिंक हुआ है, तो इसी लिंकेज को क्या बोलोगे? यही लिंकेज क्या कहलाएगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज समझ गए, ऑक्साइड लिंकेज है ज्वाइनिंग टू यूनिट्स ऑफ मोनोसैचराइड। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सुक्रोज के बारे में ये आया। पहला तो यही हो गया कि हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलता है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। राइट? दूसरा, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो किसके किसके बीच है? तो वो किसके किसके बीच है? C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ। तीसरी बात कि ये कैसा शुगर है? सुक्रोज यहां लिख लो, सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये जानना। तो आओ देखो यहां चेक करो, तो यहां पे आपको क्या दिखाई? C1 पे ये OR, ये OR, ये C1 से ये ऑक्सीजन तो लिंक्ड है, तो ये OR, ये भी OR, दो OR है सेम कार्बन पे, तो एसिटल हो गया। और एसिटल्स के लिए आपने पढ़ा कि चाहे फेहलिंग टेस्ट हो या बेनेडिक्ट टेस्ट हो या टॉलेंस टेस्ट हो, ये सारे कैसे थे? नेगेटिव। राइट? तो यहाँ पे तो ये एसिटल था तो नॉन रिड्यूसिंग हुआ। बाकी चेक करो तो कहीं पे हेमी एसिटल या एसिटल और भी इस रिंग में है, तो यहाँ OR तो है लेकिन OH नहीं है, यहाँ OH है OR नहीं है, यहाँ OH है OR नहीं है, यहाँ भी OH है OR नहीं है। तो बाकी जगहों पे नीदर हेमी एसिटल नॉर एसिटल। अब आओ इस रिंग में यहाँ पे चेक करो, इसको देखो, यहाँ OR तो है, OR है OR OC, लेकिन OH नहीं है। तो यहाँ ना तो हेमी एसिटल है नहीं एसिटल है। राइट? यहाँ पे OH है OR नहीं है, यहाँ पे OH है OR नहीं है, यहाँ पे OH भी नहीं है OR भी नहीं है। यहाँ पे सॉरी, ये ऑक्सीजन देना होगा बच्चों, ऑक्सीजन छोड़ दिया था, ऑक्सीजन देना होगा।
तो ये ऑक्सीजन, 5 मेंबर का ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग ही था ना, तो ये ऑक्सीजन यहां से इसी को उतारा है, छूट गया था ऑक्सीजन। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, ओ आर ओ आर, तो यहाँ भी आपका क्या चला आया, एसीटल। और एसीटल के लिए टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, ये सारे टेस्ट नेगेटिव। तो इससे क्या कंफर्म हुआ, आपको अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर था, उसको देख करके अब आप डिसाइड कर लिए कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मतलब इसके लिए टॉलेंस, फेलिंग या बेनेडिक्ट टेस्ट नेगेटिव होगा। तो यहाँ एक पॉइंट ये मिला कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए, इनको लिख लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट, अपॉन सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज on hydrolysis, gives equimolar mixture of alpha D glucose and beta D fructose. This is the first point. Next लिख लीजिए, in sucrose, comma C1 of, C1 for first carbon, C1 of alpha D glucose, is linked with C2 of beta D fructose through किस लिंकेज से, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, LIN लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, LIN के डॉट दे दिए। और थर्ड पॉइंट लिख लो, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज कैसा शुगर हुआ, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। हाँ, यहाँ पे एक बात लिखा कि इक्विमोलर मिक्सचर, मतलब ये जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज मिला था, ये क्या था, इक्विमोलर मिक्सचर था। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो सुक्रोज है आपका, ये इटसेल्फ डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, राइट। तो सुक्रोज खुद डेक्स्ट्रोरोटेटरी था। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराए एक्वस एसिड में डाल, तो हाइड्रोलिसिस हुआ। तो हाइड्रोलिसिस करने पे आपको मिला अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज का इक्विमोलर मिक्सचर, दोनों के मोल्स बराबर, राइट। अब आइए, जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, क्योंकि डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, और जो बीटा डी फ्रुक्टोज है वो लेवोरोटेटरी है, क्योंकि डी फ्रुक्टोज लेवोरोटेटरी था। तो ये खुद डेक्स्ट्रोरोटेटरी था। जब इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो अल्फा डी ग्लूकोज जो कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, बीटा डी फ्रुक्टोज जो कि लेवोरोटेटरी है। अब अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता +52.5 डिग्री, और बीटा डी फ्रुक्टोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता वो होता
-92.4 डिग्री। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसका स्पेसिफिक रोटेशन लेवो रोटेटरी है इसलिए माइनस साइन, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है इसलिए प्लस साइन। इसका मैग्नीट्यूड था रोटेशन का, स्पेसिफिक रोटेशन का 52.5, इसका क्या था -92.4 या 92.4 बोलो, मैग्नीट्यूड बोल रहे हो तो इसका जो लेवो रोटेशन है इसके डेक्स्ट्रो रोटेशन से ज्यादा है, राइट। तब ये जो मिक्सचर होगा वो मिक्सचर कैसा हो गया, लिए थे आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज को, हाइड्रोलिसिस करने पे इक्विमोलर मिक्सचर मिला इन दोनों का, उसमें ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, ये लेवो रोटेटरी था। इसका डेक्स्ट्रो रोटेशन कम था, इसका लेवो रोटेशन ज्यादा था, तो आपका मिक्सचर कैसा हो गया, लेवो रोटेटरी। मतलब जो आप लिए थे वो खुद डेक्स्ट्रो रोटेटरी था और उसके हाइड्रोलिसिस से जो मिक्सचर मिला वो कैसा हो गया, लेवो रोटेटरी। तो इस फेनोमेना को हुआ क्या, ऑप्टिकल रोटेशन का साइन चेंज हुआ, उल्टा हो गया। पहले से डेक्स्ट्रो था, पॉजिटिव साइन था, और अब हाइड्रोलिसिस कराने पे जो मिक्सचर मिला वो लेवो रोटेटरी हो गया। तब इस फेनोमेना को कहते हैं इन्वर्शन ऑफ शुगर और इसके मिक्सचर को कहते हैं इन्वर्ट शुगर। तो इस बात को भी लिख लीजिए। लिखिए सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी on hydrolysis it gives equimolar mixture of mix dot mixture of alpha D glucose and beta D fructose. Since alpha D glucose is dextrorotatory with ऑप्टिकल रोटेशन, ब्रैकेट में इसको लिख दो ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ब्रैकेट में लिख दो +52.5 एंड बीटा डी फ्रुक्टोज इज लेवोरोटेटरी। ब्रैकेट में लिख लो -92.4 डिग्री, ये +52.5 डिग्री, ये -92.4 डिग्री। तो यहाँ लिखा सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, हाइड्रोलिसिस करने पे इट गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। सिंस अल्फा डी ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी और ऑप्टिकल रोटेशन का मैग्नीट्यूड है +52.5 एंड बीटा डी फ्रुक्टोज इज लेवोरोटेटरी, ऑप्टिकल रोटेशन का मैग्नीट्यूड है -92.4। तो अब हम देख सकते हैं क्लियरली कि बीटा डी फ्रुक्टोज का जो मैग्नीट्यूड है लेवो रोटेशन का वो अल्फा डी ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। तो यहां वही लिख दो, डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ, ऐसे लिखो लेवो रोटेशन ऑफ
लेवोरोटेशन ऑफ अल्फा डी फ्रुक्टोज, सॉरी बीटा डी फ्रुक्टोज, यहाँ बीटा फॉर्म था, बीटा डी फ्रुक्टोज इज more than the dextrorotation of alpha D glucose. So net mixture, so mixture becomes levorotatory and the sign of optical rotation changes. Optical rotation get reversed. जैसे इसका जो था वो डेक्स्ट्रो रोटेशन था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, ऑप्टिकल रोटेशन का साइन पॉजिटिव था, और ये जो मिक्सचर मिला इक्विमोलर मिक्सचर, वो इसका लेवो रोटेशन हो गया, नेगेटिव साइन हो गया ऑप्टिकल रोटेशन का। तो इसीलिए लिखा कि so mixture becomes levorotatory and the sign of optical rotation get reversed। इसके रेस्पेक्ट में ये डेक्स्ट्रो था और ये मिक्सचर लेवो हो गया, तो ऑप्टिकल रोटेशन का साइन रिवर्स हो गया। so this phenomena is called inversion of sugar, and the equimolar mixture of alpha D glucose and beta D fructose obtained on hydrolysis of sucrose is known as invert sugar। तो ये जो इक्विमोलर मिक्सचर मिला था अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज का, इस इक्विमोलर मिक्सचर को क्या बोलोगे? इन्वर्ट सुगर, राइट। और नेक्स्ट डाइसैचराइड माल्टोज। तो अब हम लोग माल्टोज को डिस्कस करें। माल्टोज फॉर्मूला वही है, डाइसैचराइड जो भी होंगे बच्चों उनका फॉर्मूला होगा C12, सुक्रोज वाली फॉर्मूला C12H22O11। तो माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां से मिलेगा 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और 2 यूनिट्स अल्फा डी ग्लूकोज। फॉर्मूला लिख दो C12
H22O11 सुक्रोज। सारे डाइसैचराइड्स की फॉर्मूला वही सुक्रोज वाली फॉर्मूला है। तो 2 यूनिट्स अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये अल्फा डी ग्लूकोज है। और आप भी इनको अब खुद से लिखने का कोशिश करो तो ये बिल्कुल अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। नंबर कर लो। ये C1, C2, C3, C4, C5, C6। यहां भी नंबर कर लो C1, C2, C3, C4, C5, C6। राइट। ये क्या था? दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है और यही जो लिंकेज हुआ, ये लिंकेज, ये देखो 2 यूनिट्स मोनोसैचराइड हुए, ऑक्साइड लिंकेज से लिंक्ड है। राइट, ऑक्सीजन है बीच में, ऑक्साइड लिंकेज। तो इसी को क्या कहोगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यही आपका हो गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि माल्टोज की हाइड्रोलिसिस कराने से क्या मिलेगा? 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो यहां से भी एक क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज? ऑप्शंस बनाया रहेगा। तो राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट चॉइस इज 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। राइट। दूसरा सवाल होगा कि इसमें किसके किसके बीच ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है? तो आप देख सकते हो क्लियरली C1 अल्फा डी ग्लूकोज का बीटा डी फ्रुक्टोज के C4 से लिंक्ड है। राइट। तो C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इज लिंक्ड विथ C4 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हो गया। अब तीसरी बात कि रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इसमें फटाफट चेक करते हैं रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। आओ यहीं से चेक करो। यहाँ पे देखो, एक OH आया और ये OR हुआ, तो हेमी एसिटल। अब हेमी एसिटल किसका, वो चेक कर लो। तो ये डोनेट करता और ये खुलता, ये देता, ये खुलता, ये डोनेट किया, ये खुला। तो यहाँ C डबल बॉन्ड O और H आ गया। मतलब कौन सा ग्रुप हो गया यहाँ C1 पे? अल्डिहाइडिक ग्रुप। और अल्डिहाइड के लिए टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट सब पॉजिटिव। तो अब C1 पे ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग शुगर हो गया। यहाँ पे लिख दिया हेमी एसिटल। यहां से चेक हो गया C1 पे रिड्यूसिंग शुगर। राइट। अब आओ यहां चेक करो, तो यहां सिर्फ OR है, ये OR हुआ, OH तो नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ सिर्फ OR है, OH नहीं है, तो नीदर हेमी एसिटल नॉर एसिटल। यहाँ पे चेक करो, OH है, OR नहीं है। यहाँ चेक करो, OH है, OR नहीं है। इस रिंग में चेक हो गया। अब इस रिंग में आओ, यहाँ पे क्या है बच्चों? तो यहाँ पे देखो, ये OR हुआ और ये भी OR हुआ, तो इसको क्या बोल लोगे? एसिटल।
एसिटल, राइट। यहाँ पे देखो ये OR है, OH तो नहीं है। यहाँ पे देखो OH है, OR नहीं है। यहाँ पे देखो OH है, OR नहीं है। यहाँ OH है, OR नहीं है। तो और कहीं चेक करना ही नहीं था। यहाँ पे एसिटल है, तो यहाँ तो नॉन रिड्यूसिंग ही हुआ। बट इसका जो C1 है, यहाँ पे ये कैसा हो गया, रिड्यूसिंग। यहाँ पे रिड्यूसिंग हो गया, तो ओवरऑल इसको क्या बोल दोगे, रिड्यूसिंग शुगर। तो बस यही 2 पॉइंट्स इसके बारे में, तो लिख लो। इन माल्टोज, कॉमा C1 of alpha D glucose is linked with C4 of अल्फा डी ग्लूकोज। दूसरा यूनिट भी अल्फा डी ग्लूकोज ही था। अल्फा डी ग्लूकोज थ्रू THO थ्रू ग्लूकोसाइडिक लिंकेज, ग्लूकोसिडिक लिंकेज। और फिर नेक्स्ट पॉइंट, माल्टोज इज a reducing sugar, is a reducing sugar। तो ये कैसा शुगर हुआ, रिड्यूसिंग। हाँ, हाइड्रोलिसिस करने पे क्या मिलता है यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको अब नहीं लिख रहे हैं। डाइसैचराइड तो है ही, 2 यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज। माल्टोज को भी जान गए। तो नेक्स्ट जो डाइसैचराइड हम लोग लेंगे वो होगा लैक्टोज। लैक्टोज, इसको कॉमनली बोला जाता है बच्चों मिल्क शुगर। मिल्क शुगर वो चूंकि दूध में पाया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिल्क शुगर। अब डाइसैचराइड ही है तो फॉर्मूला तो वही सुक्रोज वाला ही होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसके हाइड्रोलिसिस से देखो क्या मिलता है। लैक्टोज है, हाइड्रोलिसिस कराइए तो आपको 1 यूनिट मिला बीटा डी गैलेक्टोज प्लस दूसरा यूनिट मिला बीटा डी ग्लूकोज। तो पहला सवाल तो यही हो सकता कि लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है। तो क्या क्या मिला, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। अब ये थोड़ा नया आया आपको, ये तो आप देख चुके हो। तो गैलेक्टोज का मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर यहां लिख रहा हूं, देखो CHO HOH OHH HOH, यहां पे OH HOH HOH CH2OH। इसको नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो यही हो गया आपका डी गैलेक्टोज। डी गैलेक्टोज, राइट। अब देखो, अब इस स्ट्रक्चर को अलग से नहीं याद करो, मैं अभी समझा देता हूं आपको कि आपको डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर याद है तो इसका याद रखना बहुत आसान है। तो डी ग्लूकोज का मैं साइड में लिख रहा हूं CHO HOH OHH HOH HOH CH2OH। 1 2 3 4 5 6, यही हो गया आपका डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज, राइट। अब ध्यान दो, मिलाओ इन दोनों को। तो पहला तो CHO दोनों में है, दूसरे पे सेम अरेंजमेंट,
तीसरे पे भी सेम अरेंजमेंट, चौथे पे ध्यान दो, यहाँ H राइटवर्ड है गैलेक्टोज में, OH लेफ्टवर्ड है, इसमें देखो चौथे पे OH राइटवर्ड है, H लेफ्टवर्ड है, तो रिवर्स किया हुआ है सिर्फ चौथे पे। तो इसी को घेर देते हैं कि आप बस डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखिए और चौथे पे हॉरिजेंटल लाइन पे ग्रुप्स के अरेंजमेंट को रिवर्स कर लीजिए, तो आपका गैलेक्टोज मिल गया। पांचवें पे भी सेम है, छठा तो सेम है ही। तो अब आपको इसका स्ट्रक्चर अलग से नहीं याद रखना है, इसके हेल्प से इसको याद रखिए। अब इसके बीटा फॉर्म की बात हो रही है, तो ये भी तो साइक्लिक हेमी एसिटल है बच्चों, यहां से अटैक करता है, ये खुलता है, यहाँ क्या आता है, ये कायरल कार्बन हो जाता है। ए साइक्लिक स्ट्रक्चर में यहाँ 4 कायरल कार्बन है, और साइक्लिक होता तो ये भी कायरल हो जाता, तो कायरल कार्बन की संख्या देन कितनी हो जाती है, 5 साइक्लिक स्ट्रक्चर में। यहाँ क्या आता है इस फर्स्ट कार्बन पे, OH और H, OH राइटवर्ड तो अल्फा, OH लेफ्टवर्ड तो बीटा, और OH अगर लेफ्टवर्ड है फीचर प्रोजेक्शन में, तो उसको हाइवर्थ प्रोजेक्शन में लिखते समय आप कैसे लिखते हो, डाउनवर्ड, सॉरी लेफ्टवर्ड है OH तो हाइवर्थ प्रोजेक्शन में अपवर्ड। तो अब इसका हाइवर्थ प्रोजेक्शन बना लो, तो हाइवर्थ प्रोजेक्शन बना दिया O दिस, यहाँ O, यहाँ H, यहाँ पे लिख दिया दूसरे पे OH H, तीसरे पे OH H, चौथे पे OH H, और पांचवा पे आ गया H CH2OH। इसको नंबर भी कर दिया 1 2 3 4 5 6। कौन सा फॉर्म बनाया, बीटा डी गैलेक्टोज, राइट। अब इसको C1 को लिंक करना है, बीटा डी ग्लूकोज बना लेने दो, बना लेते हैं फिर दिखा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो बीटा डी ग्लूकोज बनाना है, तो बीटा फॉर्म, OH लेफ्टवर्ड था तो OH अपवर्ड हुआ, OH H, बाकी हर जगह तो सेम ही है, OH H, तीसरे पे भी सेम था, चौथे पे बदलेगा, चौथा पे चेंज किया है, तो नीचे OH H ऊपर, ये H CH2OH, ये ऑक्सीजन है CH2OH। नंबर कर लो 1 2 3 4 5 6, पूरी बात समझ लो। ये H था, ये OH था, यहाँ ये OH था। अब देखो यही स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया बीटा डी ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज का नंबर भी कर दिया। तो अब इसका OH इसका OH, यहीं से आपका क्या निकाल देना है, वाटर। तो इसको वाटर निकाल के जोड़ोगे, अब पूरी पूरी स्ट्रक्चर आपको दिखने लगी, यहाँ से वाटर निकाल लो, तो वाटर निकाल के जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H हटाया, यहाँ से OH हटाया, तो यहाँ से OH हटाओगे तो ये हो जाएगा, और यही जो लिंकेज हुआ, इसी लिंकेज को आप क्या बोल दोगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऑक्साइड बॉन्ड, राइट, ऑक्साइड लिंकेज। अब देखो कि कैसे कैसे लिंकिंग है, तो बीटा डी गैलेक्टोज का C1 है और बीटा डी ग्लूकोज का C4 है, राइट। तो C1 C4 लिंकेज है, किसका C1 किसका C4 ये दिखाई पड़ने लगा आपको। अब चेक करना रहा कि रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, तो आइए यहाँ पे चेक कीजिए। तो यहाँ आपको क्या मिला,
ये आपको दिख रहा OH, ये दिख रहा OR, तो हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। अब इसको डोनेट करते आप तो ये बाहर निकल जाता, राइट। मतलब यहाँ C डबल बॉन्ड O और H अल्डिहाइडिक ग्रुप होता, तो अल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ हुआ तो यहाँ तो रिड्यूसिंग शुगर हो गया। बाकी जगहों पे चेक कर लीजिए, यहाँ सिर्फ OR है, यहाँ क्या है देखो, यहाँ पे H है और OR है, तो यहाँ भी निदर हेमी एसिटल नॉर एसिटल। यहाँ OH है और H है, निदर हेमी एसिटल नॉर एसिटल। यहाँ भी OH और H है, बट यहाँ पे तो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का ही हेमी एसिटल है, तो क्या हो गया, रिड्यूसिंग। इस रिंग में चेक कर लो, यहां से चेक करना शुरू करो C1 से, तो C1 पे देखो ये एक OR हो गया और ये दूसरा OR हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एसिटल, मार्क कर दो। यहाँ पे आपका हो गया एसिटल, एसिटल, तो यहाँ से तो रिड्यूसिंग नहीं हुआ, नॉन रिड्यूसिंग। यहाँ पे चेक करो OR है, OH नहीं है, यहाँ पे चेक करो OH है, OR नहीं, यहाँ OH है, यहाँ भी सिर्फ OH है, तो और कहीं चेक करना नहीं है। यहाँ आइडेंटिफाई हो गया एसिटल, यहाँ हेमी एसिटल, तो यहीं पे रिड्यूसिंग शुगर है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए, एक पॉइंट जो स्ट्रक्चर से आपको रिफ्लेक्ट हो रहा कि C1 बीटा डी ग्लैक्टोज का बीटा डी ग्लूकोज के C4 से लिंक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, और दूसरा पॉइंट रिड्यूसिंग शुगर है। तीसरा पॉइंट तो यहाँ लिखा हुआ है, अब उसको बार बार कितना लिखोगे कि हाइड्रोलिसिस से एक यूनिट बीटा डी ग्लूकोज प्लस एक यूनिट बीटा डी, एक यूनिट बीटा डी ग्लैक्टोज और एक यूनिट बीटा डी ग्लूकोज, राइट। तो लिख लो यहाँ पे पहले माल्टोज लिख दो, यह स्ट्रक्चर हुआ लैक्टोज का, माल्टोज नहीं लैक्टोज, लैक्टोज, ये लैक्टोज हुआ, तो यहां से लिखो इन लैक्टोज कॉमा C1 ऑफ बीटा डी galactose, galactose is linked with C4 of beta D glucose by glycosidic linkage, सिडिक लिंकेज। और नेक्स्ट लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर। तो लैक्टोज कैसा शुगर होगा, रिड्यूसिंग शुगर। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने देख लिए। अब आप पॉलीसैचराइड की बात करेंगे, और ये देखो एनसीईआरटी मैंने लिया हुआ है, और पिछले ही लेक्चर में बोला था कि ये टॉपिक जो होगा एग्जैक्टली अकॉर्डिंग विथ एनसीईआरटी होगा। आपको कॉम्पिटिशन्स में भी बस इसी को फॉलो करना है, तो आप भी खोल लो इसको पूरी तरह से, सारे समझने वाले पार्ट्स को कर दिए। और चूंकि पिछले दिन ही बोला था कि बात तो ठेकेदारी वाली होती है कि आप तो कहे थे कि पूरा पढ़ाएंगे, तो छोड़ कैसे सकते, तो बाकी को मैं रीडिंग दे करके दिखाता हूँ, जहाँ समझाना होगा। कुछ समझाना नहीं है, सारा पार्ट जो समझने वाला था वो कर दिया गया इसका। अब बस सेल्फ रीडिंग की बात रह गई, वो मैं अपने सामने भी कर देता हूँ, ये खोल करके अब बैठोगे। तो यहाँ पहले हेडिंग दे लो पॉलीसैचराइड, पॉलीसैचराइड। अब पॉलीसैचराइड का मतलब समझते थे, हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से ज्यादा यूनिट मोनोसैचराइड मिलता था,
तो निकाल लीजिए अपनी एनसीईआरटी को, और पेज नंबर मेरे में है 418, सेक्शन 14.1.4। तो इसमें देखिए लिखा है पॉलीसैचराइड कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैचराइड यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये पहले से भी जान चुके हैं कि पॉलीसैचराइड की जो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें ढेर सारा मोनोसैचराइड मिलेगा। आपने देखा भी था कि स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिला था, सेलुलोज के हाइड्रोलिसिस से n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिला था, जहां n की वैल्यू आपको बतलाया था 100 से भी ज्यादा होगा। आगे पढ़ता हूं। These are most commonly encountered carbohydrates in nature. They mainly act as the food storage or structural materials. अब पहला पॉलीसैचराइड स्टार्च को लीजिए। तो लिखा है स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैचराइड ऑफ प्लांट्स। It is the most important dietary source for human beings. High content of starch is found in cereals, root, tubers and some vegetables. It is a polymer of, तो यहाँ पे आपका काम का बात आ रहा है, इसको अंडरलाइन करना चाहते तो अंडरलाइन कर लो या टिक कर लो, उसको नोटबुक में चाहता तो लिख लेना। ये पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। तो पिछले दिन पढ़े थे आप कि स्टार्च पॉलीमर है डी ग्लूकोज का। अब यहाँ स्पेसिफिक फॉर्म किस डी ग्लूकोज का, तो अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो एक इंफॉर्मेशन ये आई जो आपको याद रखना है कि स्टार्च पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। दूसरा इंफॉर्मेशन, एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। स्टार्च में दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट का नेम है एमाइलोज और दूसरे कंपोनेंट का नेम है अमाइलोपेक्टिन। अब आओ, एमाइलोज इज वाटर। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, राइट। मैं अब इनको लिखवाऊंगा नहीं। अमाइलोज क्या हो गया, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट विच कंसिस्ट अबाउट 15 से 20% ऑफ स्टार्च। तो वाटर सॉल्युबल, ये भी क्वेश्चन हो सकता कि कौन सा कंपोनेंट स्टार्च का वाटर सॉल्युबल है, तो कौन सा हो गया, अमाइलोज। और ये कितना कंस्टिट्यूट करता है स्टार्च को, तो 15 से 20%। नेक्स्ट, केमिकली एमाइलोज इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि केमिकली क्या है ये, तो लिखा कि ए लॉन्ग अनब्रांच चेन, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना कि लॉन्ग अनब्रांच चेन है विथ 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है, अभी तो पढ़ा था कि अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है स्टार्च, उसमें एमाइलोज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है, और ये एमाइलोज है क्या, तो लॉन्ग अनब्रांच चेन। अनब्रांच चेन किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज का ही तो पॉलीमर था स्टार्च। हेल्ड टुगेदर बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। यहां स्ट्रक्चर दिखाया है एमाइलोज का, देखो ये C1 है, ये C4 है, तुम भी देखोगे तो दिखेगा C1 है C4 है, अनब्रांच चेन है। तो अमाइलोज के बारे में इतनी बातें थी कि अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है एमाइलोज, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है और अनब्रांच चेन है, राइट, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है। अब आ जाओ अमाइलोपेक्टिन के बारे में। तो लिखा कि अमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कंस्टिट्यूट्स अबाउट 80 से 85% ऑफ स्टार्च। तो ये वाटर में इनसॉल्युबल हो गया, 80 से 85% स्टार्च को कंस्टिट्यूट करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कि केमिकली क्या है ये, तो इट इज ए ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अमाइलोज था आपका अनब्रांच चेन पॉलीमर या स्ट्रेट चेन पॉलीमर, और इसको क्या कहेंगे, ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ब्रांचिंग कहां पे है, C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो वहीं पे ब्रांचिंग है एट C1 एंड C6। तो अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। अब आपको देखो स्ट्रक्चर यहां दिया हुआ है C1C4,
पे अनब्रांच चेन है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अनब्रांच चेन में, जैसे ऊपर वाला जो 2 रिंग बनाया है C1C4 से कनेक्ट किया, नीचे वाला जो 3 रिंग, और ये 3 ही रिंग नहीं है, ये रिंग्स चलता चला जाएगा, पॉलीमर है, यहाँ लिखा है कि 200 से 1000 यूनिट, राइट। तो ये देख लिया कि अनब्रांच्ड है C1C4 पे, C1C4 लिंकेज तो अमाइलोज में भी था, अमाइलोपेक्टिन में भी। हाँ, ब्रांचिंग कहाँ है अमाइलोपेक्टिन में, तो वो है C1 और C6 पे। तुम देख सकते हो कि यहाँ C1 को C6 से कनेक्ट किया है, यही ब्रांचिंग है। तो अमाइलोपेक्टिन जान गया। अब आ जाओ सेलुलोज। सेलुलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। तो ये सबसे एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है प्लांट किंगडम में। खैर ये सब बायोलॉजी वाले पढ़ते रहते हैं, इंजीनियरिंग वाले को जरूरत नहीं। It is a predominant constituent of cell wall of plant cells. Cellulose is a straight chain polysaccharide. ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि सेलुलोज क्या है, स्ट्रेट चेन, ये भी अनब्रांच चेन है। A straight chain polysaccharide composed only of beta D glucose units. तो जैसे सेलुलोज के हाइड्रोलिसिस से भी हम लोग देखे थे कि n मॉलिक्यूल्स ऑफ डी ग्लूकोज मिलेगा। तो सेलुलोज के हाइड्रोलिसिस से जो डी ग्लूकोज मिलेगा वो स्पेसिफिकली बीटा डी ग्लूकोज होगा। स्टार्च से अल्फा डी ग्लूकोज का वो पॉलीमर था स्टार्च, और सेलुलोज पॉलीमर हुआ बीटा डी ग्लूकोज का, राइट। अब अनब्रांच्ड है और लिंकिंग जो है वो C1C4 ही है। तो cellulose is a straight chain polysaccharide composed only of beta D glucose units which are joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4 of next glucose unit. तो ये हो गया है आपका सेलुलोज के बारे में। नेक्स्ट पॉलीसेचराइड का नाम दिया है ग्लाइकोजेन। तो लिखा द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजेन। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। तो यहाँ क्लियर कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ ग्लाइकोजेन के बारे में, इसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होगा, अमाइलोपेक्टिन। तो ब्रांचिंग थी वहां पे, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर था, C1C6 पे ब्रांचिंग था, और स्ट्रेट चेन C1C4 से कनेक्टेड था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। तो बस एक लाइन यही इंपॉर्टेंट हुआ कि ये सिमिलर स्ट्रक्चर होगा अमाइलोपेक्टिन का एंड इज रादर मोर हाईली ब्रांच्ड। अब ये सब तो यूज है कि कहाँ प्रेजेंट होता है ये बताया है, इसके प्रेजेंस के बारे में, यूज नहीं। इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। When the body needs glucose, enzymes break the glycogen down to glucose. Glycogen is also found in yeast and fungi. तो ये आपके स्ट्रक्चर पॉलीसेचराइड्स के हो गए। तो कुछ ज्यादा नहीं देखा, दो स्ट्रक्चर, स्टार्च वाला याद हो गया, कंपोनेंट अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज वाटर सॉल्युबल, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल। अमाइलोज कंस्टिट्यूट करेगा 15 to 20%, अमाइलोपेक्टिन 80 to 85%, अमाइलोज अनब्रांच्ड C1C4 लिंकेज, राइट। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच, ब्रांचिंग अकर्स एट C1C6, और जो सेलुलोज था वो बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, और बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, वहां ब्रांचिंग नहीं है, और C1C4 लिंकेज ही है। तो बस इतनी बात। अब आओ थोड़ा पीछे पेज को टर्न करोगे और पेज नंबर 413, इसको भी लिखवाएंगे नहीं चूंकि ये सारा बात पढ़ा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात कर लो। तो लिखा ग्लूकोज इज एन, पेज नंबर 413, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज एन अल्डोहेक्सोज एंड इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। इसको और क्या पढ़ते हो, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज को। इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स। आप देख रहे थे अभी पॉलीसेचराइड का भी ये मोनोमर था, वैसे ही डाइसेचराइड में भी ये मोनोमर डाइसेचराइड जैसे आपने माल्टोज को ब्रेक किया था, तो माल्टोज को हाइड्रोलिसिस कराने पे 2 यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज मिला था।
तो monomer of many of the larger carbohydrates, namely a starch, cellulose, it is probably the most ये मोनोमर है ढेर सारे कार्बोहाइड्रेट्स का। जैसे स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से अल्फा डी ग्लूकोज ढेर सारा मिला था, सेलुलोज के हाइड्रोलिसिस से बीटा डी ग्लूकोज मिला था। It is probably the most abundant organic compound on earth. It was assigned the structure given below on the basis of the following evidences. मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थ पे जो पाया जाता है वो है ग्लूकोज। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे असाइन किया गया उसका कुछ एविडेंस को बतलाया है। फर्स्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला गया तो पाया गया C6H12O6। सेकंड, ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स नॉर्मल हेक्सेन सजेस्टिंग दैट ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन ए स्ट्रेट चेन। अब इस रिएक्शन को मैं लिखूंगा नहीं, HI को आप देख चुके हो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो OH को बस H में कन्वर्ट कर देगा और वही हो गया। CHOH होल 4 दिख रहा है तो वही OH हो गया तो CH2 होल 4 हो गया, और नीचे CH2OH है, OH को H कर दोगे CH3 हो गया, तो नॉर्मल हेक्सेन। तो इससे पता चला जैसे ग्लूकोज को लंबे समय तक HI से हीट करने पे नॉर्मल हेक्सेन मिल रहा था। इससे पता चला कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता था कि C6H12O6 है, उसमें सभी 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म एन ऑक्जाइम एंड एड्स ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रीन। These reactions confirm the presence of carbonyl group in glucose. जैसे अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन पढ़ा था HCN के साथ, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, तो ग्लूकोज भी रिएक्ट किया हाइड्रोक्सिलामीन से और कुछ नहीं हुआ, और बस ऑक्जाइम बनता था, ऑक्जाइम बना दिया। जैसे मैं लिख के भी दिखा देता हूं तीसरा वाला को, ये तुम्हारा ग्लूकोज है, चलो इसको CHOH के ही टर्म में लिख दे। ये ग्लूकोज था CHOH होल 4 और यहां हो गया CH2OH, यही ग्लूकोज था। अब इसको किससे रिएक्ट कराना है? प्लस NH2OH। अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामीन से पढ़े हो, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन, तो यहां से यही वाटर निकल गया और यहाँ क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड NOH, बाकी एज इट इज CHOH होल 4 CH2OH। तो यहाँ बोर्ड से लिखो या उससे लिख लो, बात एक ही है। अब HCN से रिएक्ट करता था तो HCN के साथ रिएक्शन भी पढ़ाए थे, ये CO हुआ अल्डिहाइड कीटोन का प्लस HCN, तो साइनोहाइड्रीन बनता था, ये क्या हो जाता था? COHCN। बाकी अल्कोहल वगैरह तो HCN से रिएक्ट करेगा नहीं, बाकी यहाँ पे जो लगा हुआ है वो लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे HCHO था और CHOH होल 4 था, CH2OH था, तो यहाँ भी यही रहेगा, ये CHOHCN, CHOH होल 4 और CH2OH, यही साइनोहाइड्रीन बन गया ग्लूकोज से। तो ये सब आपको पहले से पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं है। इससे पता क्या चला? तो दिस रिएक्शन कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप। चूंकि ये इसके साथ तो अल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करते थे, इसके साथ इसके साथ, तो जब ग्लूकोज भी इससे रिएक्ट किया तो पता चला कि इसमें अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप है। अब अगला लिखा कि ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज्ड टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ऑन रिएक्शन विथ ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। दिस इंडिकेट्स द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन अल्डिहाइडिक ग्रुप। आपने पढ़ा था कि कीटोन नॉर्मली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और ग्लूकोज लिखा यहां से, यहां पे मैंने ग्लूकोज लिख दिया, CHO, CHOH, CHOH होल 4 CH2OH।
अब इसको ब्रोमीन वाटर डालने पे, ब्रोमीन वाटर, तो यहां से ये CHO ऑक्सीडाइज हो गया COOH, CHOH होल 4 CH2OH। इसी कंपाउंड का नाम है बच्चों ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो इससे क्या कंफर्म हुआ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में? इससे कंफर्म हुआ कि जो कार्बोनिल ग्रुप, इस रिएक्शन से, इन दोनों से रिएक्शन किया था, इससे कंफर्म हुआ था कि कार्बोनिल ग्रुप है, अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप आया है। और जब ब्रोमीन वाटर के साथ ये ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज होके ग्लूकोनिक एसिड दिया, तो इससे कंफर्म हुआ, इससे क्या कंफर्म हुआ कि जो ग्रुप है वो कीटोन नहीं है, कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड वाला है, तभी तो ऑक्सीडाइज हुआ। अगला लिखा है कि एसिटिक अनहाइड्राइड से, तो एसिटिक अनहाइड्राइड वाला रिएक्शन में दिखा देता हूं, देखो ये ग्लूकोज लिख दिया, तो CHO, CHOH होल 4, सब पढ़े हुए हो आप, CH2OH, CH3 COO CO CH3, यही आपका क्या हो गया, एसिटिक अनहाइड्राइड। अब देखो अल्कोहल का क्या है, अल्कोहल इस पे न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक करेगा, ये खुलेगा, ये देगा, ये बाहर जाएगा। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा होता था, SNA, एसिड डेरिवेटिव है, तो इसका रिएक्शन कौन सा है, SNA। हाँ, यहाँ भी अल्कोहलिक ग्रुप है, ये भी आकर के अटैक करेगा, खुलेगा, देगा, बाहर जाएगा। तो यहाँ कितना OH था, 5 बार, तो इसमें ये लगा 5 मॉलिक्यूल, और यहां से मिल गया तुमको, यहां से मिल गया CH डबल बॉन्डो CHO, न्यूट्रल था, H+ निकाल दो, O को जोड़ दो, OCOCH3, OCOCH3, नीचे भी लिख दो, ये कितना टाइम्स, 4 टाइम्स CH2OCOCH3, और प्लस आ गया, 5 बार ये बाहर निकला, एसिटिक एसिड, तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, राइट। इसको पढ़ोगे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, राइट। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इससे पता चला कि 5 बार हाइड्रोक्सी ग्रुप आया था, तभी तो ये 5 मॉलिक्यूल कंज्यूम हुआ, 5 बार हाइड्रोक्सी ग्रुप आया था। नेक्स्ट है ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोज, नाइट्रिक एसिड के बारे में जानते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ यील्ड्स ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सचरिक एसिड, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इन ग्लूकोज। जैसे इधर लेफ्ट में तुम्हारा ग्लूकोज लिखा हुआ है, इससे भी सचरिक एसिड मिला, ऊपर COOH, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ COOH में, और नीचे जो प्राइमरी अल्कोहल था वो भी COOH में ऑक्सीडाइज हुआ है। वैसे ही ग्लूकोनिक एसिड में ऊपर तो COOH था, नीचे CH2OH था, प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये भी ऑक्सीडाइज होके यही दिया। तो इससे क्या कंफर्म हुआ, both yields a dicarboxylic acid sacheric acid, this indicates the presence of primary alcoholic group in glucose। तो यही रिएक्शंस के नाम पे ग्लूकोज का है, जो कि इसके स्ट्रक्चर को असाइन किया था। तो आपकी कार्बोहाइड्रेट वाली टॉपिक पूरी तरह से कवर हो गई। अब क्लास नोट्स पढ़ने के बाद आप ईमानदारी से, क्योंकि काम तो तभी होगा जब आप ईमानदार बनोगे अपने काम को लेके, आप बायोमॉलिक्यूल्स को देख लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को, सारे पार्ट्स इसके कवर कर दिए गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में एमिनो एसिड्स के बारे में बात होगी, एंड देन पॉलीमर, मतलब 2 more classes फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट।